मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन इंडियन यूनियन बजट करेंगे और अपन इसको एक वीडियो में ही कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो मेरे साथ चलो अपन इसको आज कंप्लीट करते हैं। इंडियन यूनियन बजट इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, इसको अपन आज कंप्लीट कर देंगे। एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। बस आप रिवाइज करते रहना जिससे कि भूलो ना। लो अब देखो मेरी बात। सबसे पहले इंडियन यूनियन बजट है। देखो मेरी बात, किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडियन यूनियन बजट मतलब बजट किसका? भारत का बजट। अब सर बजट क्या होता है? सेशन में, हर सेशन में बजट पार्लियामेंट के अंदर पेश होता है। हर सेशन में बजट पार्लियामेंट में पेश होता है। बजट बोले तो हम कितना कितना रुपए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। एक गवर्नमेंट को पूरे साल का एस्टिमेशन लेके चलना होता है कि हम कितने रुपए कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और वो एस्टिमेशन पार्लियामेंट में पास कराना होता है, लोकसभा में पास कराना होता है। तो उसको अपन बोलते हैं बजट। बजट कौन पेश करता है? बजट इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन है। इससे पहले कौन था? पीयूष गोयल था। और उससे पहले कौन था? अरुण जेटली है, जिनकी डेथ हो गई थी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इंडियन यूनियन बजट क्या चीज है? ये एक बजट है जो कि इंडिया हर फाइनेंशियल ईयर में तैयार करता है, उसको पार्लियामेंट के सामने रखता है कि हम इतने रुपए इस मिनिस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, हम इतने रुपए मनरेगा स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, हम इतने रुपए इस चीज में इन्वेस्ट करेंगे। सारी चीजें करने के लिए एक बजट बनता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या है, ये वाले पेज में जो हमारा फर्स्ट पेज है, इसमें जो हमारा इंडियन यूनियन बजट है इसके कुछ ओवरव्यू दे रखा है, कुछ हिस्ट्री दे रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रखे हैं। ये रिवाइज करने से याद हो जाएंगे। अब देखो इंडियन यूनियन बजट, सबसे पहली बात, इंडियन यूनियन बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? देखो ये ब्रिटिशर्स के टाइम 7 अप्रैल 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जब हमारे ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, तब इंडियन यूनियन बजट को इंट्रोड्यूस करा था। कब करा था? 7 अप्रैल 1860 में इंडियन यूनियन बजट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो देखो रिवाइज करते रहोगे याद हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है। इंडियन यूनियन बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? किसने इंट्रोड्यूस करा था? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा था 7 अप्रैल 1860 में। यहीं से ही एमसीक्यू आने वाले हैं। अब देखो मेरी बात, द फर्स्ट इंडियन यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय, सबसे पहला इंडियन यूनियन बजट किसने प्रेजेंट करा था? जेम्स विलियमसन ने करा था। कब करा था? 18 फरवरी 1869। देखो सबसे पहले बजट को इंट्रोड्यूस किसने करा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 में इंट्रोड्यूस करा। और सबसे पहला बजट किसने प्रेजेंट करा था? बजट प्रेजेंट करना मतलब पार्लियामेंट में बजट कौन प्रेजेंट करता है? अभी कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन है। पूरे पार्लियामेंट को बताती है कि हम इस साल ये करेंगे, हम ये करेंगे, और फिर पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है करने के लिए। बजट पास करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है। तो देखो जेम्स विलियमसन, और ये 18 फरवरी 1869 के अंदर फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट पेश हुआ था। आगे चलो, ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम हो गया। अब इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला बजट कब और किसने पेश करा था? 26 नवंबर 1947 में। 26 नवंबर 1947 में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, तो सबसे पहली बार बजट किसने प्रेजेंट करा था? आर के शेट्टी ने करा था। क्या नाम है इसका? आर के शेट्टी। ये उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, आर के शेट्टी। बात समझ में आ रही है ना? सबसे पहले बजट इंट्रोड्यूस किसने करा? ब्रिटिशर्स ने करा। कब करा? 1860 समथिंग में करा। फिर 9 साल बाद जेम्स विलियमसन ने 1869 में बजट को प्रेजेंट करा। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला बजट 1947 में आर के शेट्टी ने प्रेजेंट करा। आगे चलो, कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर हैं। 1955 तक देखो, एमसीक्यू यहीं से आएंगे। बस एक पेज थोड़ा रटने वाला है, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार बोलोगे, बार बार रिवाइज करोगे, हो जाएगा। 1955 में बजट इंग्लिश में आता था। 1955 में बजट सिर्फ इंग्लिश में आता था। 1955 के बाद बजट हिंदी में भी आता है और बजट इंग्लिश में भी आता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन 1955 वाले ईयर में हुआ। आगे चलो, ब्रिटिश टाइम के अंदर बजट को प्रेजेंट करते थे 5 बजे। क्यों करते थे? क्योंकि ये काफ़ी आलसी लोग थे। इनको लगता था जब हमारी पूरी डेली प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाए फिर हम बजट को प्रेजेंट करेंगे। और इसका एक और रीज़न है, कभी जो अपने पास घड़ी होती है ना,
अगर घड़ी को अपन ऐसे करके देखते हैं तो उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, और उसको अगर अपन रिवर्स करके देखते तो कोई और पर्टिकुलर टाइम होता है। तो उसमें शायद दिन रात का चक्कर था, इसलिए ये बजट 5 बजे प्रेजेंट होता था। पर 2001 के बाद ये बजट कब प्रेजेंट होता है? सुबह 9 AM पे बजट प्रेजेंट होता है। तो समझ रहे हो बजट कब, बजट का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 11 बजे से लेके 5 बजे, कौन से ईयर के बाद हुआ? 2001 ईयर के बाद हुआ। जो मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना वो एनडीए गवर्नमेंट ने करी है। इस टाइम भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, दैट इज बीजेपी की गवर्नमेंट की सरकार थी। तो बीजेपी हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है। बीजेपी ने बोला यार ब्रिटिशर्स 5 बजे बजट पेश करते थे, हम 5 बजे का वेट क्यों करें, हम तो सुबह जैसे ही पार्लियामेंट खुलेगा हम तो बजट पेश कर देंगे 11 बजे। चलो आगे चलो, अब देखो मेरी बात, पहले रेल बजट और हमारा यूनियन बजट ये दोनों अलग अलग प्रेजेंट होता था। रेल बजट हमारे रेल मिनिस्टर प्रेजेंट करते थे और यूनियन बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती थी। पर 2017 के बाद मोदी जी ने बोला यार दोनों की अलग क्या चीज है, दोनों की अलग जरूरत क्या है, दोनों को एक ही में कंबाइन कर दिया, दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया। मतलब अब फाइनेंस मिनिस्टर ही हमारा रेल बजट भी प्रेजेंट करती है। समझ रहे हो मेरी बात? दोनों को कोई सेपरेट डिस्टिंक्शन नहीं दिया, दोनों को मर्ज कर दिया। अब आगे चलो, ठीक है, सॉरी ये वाला पॉइंट हमारा ये वाला था, मेरे को लगा ये है। तो 2017 के बाद यूनियन बजट को रेल बजट में मिक्स कर दिया। अब देखो 2017 तक वही बात हो गई। 2017 तक बजट है ना लास्ट वर्किंग डे ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता था, पार्लियामेंट बोलो या फेब्रवरी बोलो। पर अब क्या होता है, बजट फर्स्ट वर्किंग डे पे प्रेजेंट होता है। तो देखो ये अपन हिस्ट्री समझ रहे हैं बजट की, कि बजट पहले क्या हुआ करता था, आज की डेट में क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारी नॉलेज को बढ़ा रही है। मतलब 2017 में बजट 2017 तक बजट लास्ट वर्किंग डे पे प्रेजेंट होता था और 2017 के बाद फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में प्रेजेंट होता है। 2017 से पहले ये दोनों बजट अलग हुआ करते थे, उसके बाद ये दोनों बजट एक हो गए, ठीक है। 2001 में 5 से लेके 11 बजे वाला ट्रांसफॉर्मेशन करा। ये हमारी हिंदी इंग्लिश वाला ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ? 1955 में हुआ, और ये कुछ नाम हो गए। सबसे ज्यादा बार बजट किस फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट करा है? मनोहर जी देसाई ने 10 बार बजट प्रेजेंट करा है। मतलब मैक्सिमम बजट प्रेजेंट करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है? वो मोरारजी देसाई के पास है, आगे चलो, ऐसे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने अपने टर्म के अंदर कभी बजट ही प्रेजेंट नहीं करा? फाइनेंस मिनिस्टर का काम ही क्या है? फाइनेंस संभालना इंडिया का, जिस कंट्री का वो मिनिस्टर है। और फाइनेंस मिनिस्टर का सबसे बड़ी बात है बजट प्रेजेंट करना। मतलब इन दोनों फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने टर्म के अंदर कभी बजट भी प्रेजेंट नहीं करा। उनका नाम क्या है? केसी निरॉय, और ये हमारी एच.एन. बहुगुणा। समझ रहे हो? यही ब्रीफ हिस्ट्री है बजट की। देखो बजट क्या होता है, एक बार स्टार्टिंग से ले लेते हैं फिर अपन आगे चलते हैं। बजट क्या होता है? बजट पूरे ईयर में, फाइनेंशियल ईयर से पहले इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में बजट प्रेजेंट करती है। लोकसभा में बजट को पास होना पड़ता है तभी वो अप्रूव होता है, ठीक है। ये बात तो हमारी बजट क्या होता है। ये हमारे फैक्ट्स हो गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा, फिर हमारे विल्सन जी ने इसको सबसे पहली बार प्रेजेंट करा, फिर आर.के. शेट्टी जी ने इंडिपेंडेंट इंडिया में जब ब्रिटिशर से अपन फ्री हो गए तब सबसे पहली बार प्रेजेंट करा। 1955 में ये हिंदी से इंग्लिश वाला ट्रांसफॉर्मेशन आया। 2001 में हमारा 5 से लेकर सुबह 11 बजे वाला ट्रांसफॉर्मेशन आया। 2017 में हमारे 2 ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक तो लास्ट वर्किंग डे और फर्स्ट वर्किंग डे वाला, और ये हमारा इन दोनों बजट को मिक्स कर दिया। और मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट करा, और बहुगुणा और निरॉय 2 ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने दोनों ने अपने टर्म में कभी बजट प्रेजेंट नहीं करा। और हमारे अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। हमारा अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? अभी कौन है? फीमेल है, निर्मला सीतारमन, जो हमारी पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, अब उनको हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। क्योंकि अरुण जेटली जी जो पिछले साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग रिफॉर्म्स लाए थे। वंडरफुल लॉयर, वंडरफुल मैन, वंडरफुल अकेडमिशियन, एवरीथिंग। अब देखो की टर्मिनोलॉजीज, इसमें कुछ की टर्मिनोलॉजीज है वो अपन देख लेते हैं क्या है, ठीक है।
फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट टर्म क्या है, एएफएस भी बोल सकते हैं इसको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये आर्टिकल 112 में मेंशन है। 112 क्या सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट है। अब देखो मेरी बात, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है कि हमारा इनकम कितनी है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, एवरी ईयर प्रेजेंट करती है। एवरी फाइनेंशियल ईयर से पहले गवर्नमेंट एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है कि हमारी इनकम कितनी है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, या कितना होगा। आने वाले साल का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन कितना होगा, इसका नाम क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे चलो, ये एक 10 पेज का व्हाइट डॉक्यूमेंट होता है, ये एक 10 पेज का व्हाइट डॉक्यूमेंट होता है और इसके अंदर 3 फंड होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसमें 3 पार्ट होते हैं, जिसका पहला पार्ट है कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है। तो गवर्नमेंट, अब देखो मेरी बात, गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने वाले साल, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कि हमारा इतनी इनकम होनी चाहिए और हम इतना एक्सपेंडिचर इस सेक्टर इस एरिया में करेंगे। और इसके अंदर 3 चीजों का अकाउंट्स होता है, एक तो कंसोलिडेटेड फंड का, एक कंटीजेंसी फंड का और एक पब्लिक अकाउंट का। समझ रहे हो? फॉर दीज फंड्स गवर्नमेंट हैज टू प्रेजेंट अ सेपरेट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, इसका पार्ट है और इन सब के लिए अलग अलग प्रेजेंट करना पड़ता है। एक बार अपन देख लेते हैं ये फंड होते क्या है। देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंडिया का चीफ फंड है। चीफ फंड बोले तो गवर्नमेंट अपना सारा जो डे टू डे एक्सपेंसेस होती है वो गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही मेंटेन करती है। जो गवर्नमेंट का सारा एक्सपेंडिचर होता है, सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है, गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट लेती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा कहाँ से आता है सर, जो अपन इनकम टैक्स देते हैं, जितने लोग जीएसटी भरते हैं, जितना टैक्स रेवेन्यूज होता है वो अपने आप किस में आता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। देखो, जो भी हमारा इनकम टैक्स है, जो भी हमारा इनकम टैक्स है, जो भी हमारी जीएसटी है, जो भी हमारे टैक्स रेवेन्यूज है, जो भी हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज है, वो सारी चीजें कहाँ आती है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। और गवर्नमेंट इसको विड्रॉ करती है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। गवर्नमेंट इसको विड्रॉ करती है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। गवर्नमेंट को इसमें से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की नीड होती है। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से गवर्नमेंट इसमें से पैसे नहीं निकाल सकती। तो देखो मेरी बात, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें कितने पैसे की हमारी इनकम होनी चाहिए और कितना एस्टिमेशन है, हम कितना खर्च करेंगे किस किस सेक्टर में, उससे अपन बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 10 पेज डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सारा इनकम टैक्स का कलेक्शन, जितना इनकम टैक्स हम लोग देते हैं, जितना जीएसटी फाइल करते हैं, वो सारा पैसा किस फंड में आता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। और ये इंडियन गवर्नमेंट का चीफ फंड है जिसमें से गवर्नमेंट पैसे निकालती है। किसकी अप्रूवल से पैसे निकालती है, पार्लियामेंट की अप्रूवल से। बस इतनी ही चीज है इसमें। देखो, नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। गलत लिख दिया, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते। दिस इज द चीफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीफ अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सारी अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस की चीजें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मेंटेन करती है। द इनफ्लो टू दिस फंड इज बाय द वे ऑफ टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यूज। मतलब इसमें पैसा कहाँ से आता है, इनकम टैक्स से आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यूज से आता है। ठीक है, आगे चलो। गवर्नमेंट मीट्स ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल आइटम्स। गवर्नमेंट सारा एक्सपेंडिचर किस फंड में से करती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करती है, सिवाय कुछ केसेस के अलावा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उसमें गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को यूज नहीं करती और बाकी फंडों को यूज करती है। अभी हम बताते हैं, ठीक है, ये हो गया। आगे चलो, ये पब्लिक अकाउंट क्या है, मैंने कहा था ना 3 पार्ट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अभी हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देखा है, अब अपन पब्लिक अकाउंट देखते हैं। देखो, पब्लिक अकाउंट क्या होता है, ये हमारे
ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता। देखो, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता, सुनो मेरी बात ढंग से समझना। हम लोग पीपीएफ स्कीम करते हैं या फिर नेशनल पेंशन स्कीम होती है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एनपीएस के अंदर कुछ पैसे डालते हैं और वो पैसे उनको आफ्टर सर्टेन टाइम या तो 60 ईयर्स एज के बाद या रिटायरमेंट एज के बाद गवर्नमेंट देती है। तो सुनो मेरी बात, हम पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, पर वो पैसा किसका है? वो पैसा हमारा है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी या जब उस टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो पैसे को वापस करना। जैसे कि सेविंग अकाउंट्स हो गए, जो जितने हम पैसा बैंकों को दे रहे हैं, हम जो एसबीआई को पैसा दे रहे हैं सेविंग अकाउंट्स में, वो पैसा तो हमारा है पर गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है और गवर्नमेंट हमें उसके बदले इंटरेस्ट दे रही है। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। जो एफडीआई हो गई स्पीड पोस्ट के अंदर, पीपीएफ स्कीम हो गई, एनपीएस स्कीम हो गई, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कुछ परसेंट पैसा नेशनल पेंशन स्कीम में डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि जब वो 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा गवर्नमेंट उसको पैसा वापस दे देगी। तो ये पैसा किसका है? ये पैसा है पब्लिक का। रहता किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। क्या गवर्नमेंट इसको वापस देने के लिए बाउंड है? हाँ जी, जब उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रिक्वायर्ड टाइम है वो फुलफिल हो जाए तो गवर्नमेंट उस पैसे को वापस जो उसका ओरिजिनल ओनर है उसको दे देती है। तो अब देखो मेरी बात, इनका मतलब एक बार समझ जाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास पैसा हमारा है, इनकम टैक्स हमारी है, पर पैसा हम गवर्नमेंट को दे देते हैं तो ये गवर्नमेंट का पैसा बन जाता है। गवर्नमेंट इसको अपने डे टू डे यूज के लिए यूज करती है पार्लियामेंट की अप्रूवल से। ये पैसा है हमारा, हम देते हैं गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट इसको जब्त नहीं कर सकती। ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट को इस पैसे को वापस लौटाना होता है और इसको यूज करने के लिए कोई पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती, पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। देखो क्या लिखा है, डिपॉजिट्स which are presently under the control of government but the money does not belong to the government and the government is bound to return it to the rightful owner at a particular time। यही चीज मैंने बोली है, ये पैसा किसका है? गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट एक तरीके से बैंकर का काम कर रही है, गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ बैंकर। वो हमारे पैसे रख रही है, हमें इंटरेस्ट दे रही है, और जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन थी कि मैं 60 साल का ऊपर हो जाऊंगा तो आप मेरे को ये पैसे वापस दे देना, ये जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके हिसाब से गवर्नमेंट वो पैसा रिक्वायर्ड टाइम पे जो उसका राइटफुल ओनर था उसको वापस दे देगी। और इसके अंदर पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा पब्लिक अकाउंट हो गया। तो देखो 3 अकाउंट थे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये हमने कर लिया, पब्लिक अकाउंट कर लिया, और एक कंटीजेंसी फंड और कर लेते हैं, फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या चीज़ है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, देखो मेरी बात, कंटीजेंसी मतलब कुछ अर्जेंट एक्सपेंडिचर, मतलब हमें पता नहीं कि कुछ ऐसा होगा, हमें गवर्नमेंट को पता नहीं है कोरोना बढ़ेगा, तो एक कंटीजेंसी फंड होता है, इसको अपन इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं। एक 500 करोड़ का गवर्नमेंट फंड रखती है अपने पास, एक 500 करोड़ का गवर्नमेंट फंड रखती है हमेशा अपने पास, जिससे कि कभी कोई इमरजेंसी हो, कोई भी बात हो और गवर्नमेंट को अर्जेंट नीड हो पैसों की, तो गवर्नमेंट किस में से विड्रॉ करती है? कंटीजेंसी फंड में से विड्रॉ करती है। और इसके अप्रूवल की किसको जरूरत पड़ती है? अप्रूवल कैसे मिलता है? प्रेसिडेंट अपना साइन कर देता है और इसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के साइन करने पर इसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। देखो कंटीजेंसी फंड का मतलब क्या हुआ? इमरजेंसी फंड है। इसमें से पैसा कैसे विड्रॉ हो सकता है? प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले लो, 500 करोड़ का इसका फंड होता है, प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले लो, प्रेसिडेंट हाँ बोल देगा तो आप विड्रॉ कर लेना। अब जब आपने विड्रॉ कर लिया और उसके बाद जब पार्लियामेंट दोबारा फंक्शन में आएगी, जब पार्लियामेंट चालू होगी, तो आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बात समझो, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में हमें आप पैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी है इसलिए हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, पर बाद में पैसे निकालने के बाद आपको पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी और फिर इसमें दोबारा पैसे डालने पड़ेंगे। जो हमारा 500 करोड़ का फंड, अगर आपने 100 करोड़ निकाल लिए तो 100 करोड़ आपने निकाल लिए, दोबारा पार्लियामेंट जब सेशन में आएगी आपने पार्लियामेंट से परमिशन ले ली कि हमने 100 करोड़ रुपए निकाले थे, पार्लियामेंट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब दोबारा इसको रिफिल कर दो,
दोबारा इसमें 100 करोड़ रुपए डाल दो। कहां से डालोगे? जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां से दोबारा इस फंड को रिफिल कर दो, वहां से दोबारा इस फंड को रिफिल कर दो, जिससे कि कभी दोबारा इमरजेंसी हो तो हम इस फंड को यूज कर सके, कभी दोबारा इमरजेंसी हो तो हम इस फंड को यूज कर चुके। अब देखो क्लैरिटी से समझो, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है और बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है, समझ में ही नहीं आता तीनों फंड क्या होते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एस्टिमेशन है कि हम अगले साल कितना एक्सपेंडिचर करेंगे और कितना इनकम हमारी होगी। इसके अंदर 3 फंड होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उसमें क्या होता है गवर्नमेंट का चीफ फंड है, सारे इनकम टैक्स के कलेक्शन उसी फंड में जाते हैं और उसके अंदर से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है। पब्लिक अकाउंट क्या होता है? ये एक तरीके से बैंकर का काम करता है, पैसे हमारे होते हैं गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट बाउंड होती है उस पैसे को दोबारा लौटाने को, जब हमारा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो हमने गवर्नमेंट से कर रखा हो कि हम 20 साल बाद इस पैसे को वापस लेके, वो पूरा होने के बाद गवर्नमेंट की ड्यूटी है उस पैसे को वापस लौटाना। तब तक गवर्नमेंट वो जो पैसा उनको मिला है इतने सारे लोगों से, उनको अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है और इसमें से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। आगे चलो, कंटीजेंसी फंड हमारा इमरजेंसी फंड है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से इस फंड से पैसा निकाल सकते हैं और इसमें पैसा निकालने के बाद आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत भी पड़ेगी और फिर बाद में इस फंड को अपन को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे लेकर दोबारा रिफिल भी करना पड़ेगा, जिससे कि बाद में कभी कोई इमरजेंसी हो तो हम उसको दोबारा यूज कर सके प्रेसिडेंट के अप्रूवल पर। आगे चलो, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल क्या होता है? ये देखो, ये सारी अपन की टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आने वाला है। कितने करोड़ का कंटीजेंसी फंड होता है? किसके अप्रूवल में होता है? क्या बाद में पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरत होती है नहीं होती है? ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे चलो, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? देखो मेरी बात, इफ passed, it gives power to the government to withdraw funds from the consolidated fund of India for meeting the expenditure। मतलब consolidated fund of India से पैसे निकालने से पहले गवर्नमेंट को ये एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना पड़ता है। तो इतनी सी बात ध्यान रखो, गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल पार्लियामेंट में पास करना होता है, जिसमें वो पार्लियामेंट को बताती है कि हमें इतने रुपए की जरूरत है, हम इसको यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाएंगे। ये सारी फॉर्मेलिटीज होती है किसी चीज़ को करने से पहले। आगे चलो, फाइनेंस बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल होता है मनी बिल बोलते हैं इसको। फाइनेंस बिल को क्या बोलते हैं? मनी बिल। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 1110 में मेंशन है। ये सारे आर्टिकल अपने मॉड्यूल में लिखिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंस बिल क्या होता है? देखो, कभी भी गवर्नमेंट अपने टैक्स पॉलिसीज में चेंजेस करती है, अपने टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज करती है या कुछ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में चेंज करती है, तो उसको अपन बोलते हैं फाइनेंस बिल। जो उसका प्रपोजल होता है उसको अपन बोलते हैं फाइनेंस बिल। जैसे द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर लिवाई ऑफ न्यू टैक्सेस, कि हम नए टैक्स लाने वाले, हम जीएसटी लाने वाले, हम मॉडिफिकेशन करने वाले। पहले 10% रेट होती थी इनकम टैक्स की, हम उसको 15 करने वाले, हम उसको कम करने वाले या हम उस 15 वाली टैक्स को कंटिन्यू करने वाले। इन सारी चीज़ के लिए क्या होता है? फाइनेंस बिल होता है। इन सारी चीज़ के लिए क्या होता है? फाइनेंस बिल होता है। और ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। इतनी सी बात ध्यान रखो। फाइनेंस बिल क्या होता है? कोई भी टैक्स पॉलिसीज में चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंस बिल लोकसभा से, सिर्फ लोकसभा से, राज्यसभा नहीं है, सिर्फ लोकसभा से फाइनेंस बिल का दूसरा नाम है मनी बिल, उसको पास करवाना पड़ता है, तभी वो जो टैक्स स्ट्रक्चर के चेंजेस है वो पूरे इंडिया में लागू हो गए, वो इंप्लीमेंट हो पाएगी। अगर ये बिल पास हो गया तो चीजें इंप्लीमेंट हो पाएगी, ठीक है। और इसमें 75 डेज के अंदर हमें अप्रूवल चाहिए होता है। 75 डेज में बिल पास हो जाना चाहिए पार्लियामेंट से। और राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता इस बिल के अंदर, राज्यसभा सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, और अगर वो सुनो तो सुनो, नहीं सुनो तो नहीं सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनेंस बिल समझ में आ गया। ये मनी बिल है जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। कोई भी एग्जिस्टिंग टैक्स पॉलिसीज में चेंजेस करने से पहले लोकसभा के अंदर इस फाइनेंस बिल को पास करवाना पड़ता
पड़ता है। विद इन 75 डेज के अंदर अगर चीजें पास हो गई तो बहुत अच्छी बात है, आपके नए जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। और अगर पास नहीं हुए तो सॉरी, आप दोबारा उसको पास करवाओ, तभी वो चीजें इंप्लीमेंट होगी। और राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है और राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकता फाइनेंस बिल के मैटर में। आगे चलो, डिमांड फॉर ग्रांट्स करो। देखो डिमांड्स फॉर ग्रांट कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 113 में। अभी तक 3 ही आर्टिकल आए, कोई ज्यादा आर्टिकल भी नहीं आए डिमांड्स, और नहीं आएंगे, इतने ही आर्टिकल है, 3 से लेके 4 आर्टिकल थे। डिमांड फॉर ग्रांट्स आर्टिकल 113 के अंदर है। देखो डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है, इट इज अ फॉर्म इन विच द एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन एन एनुअल। देखो डिमांड फॉर ग्रांट भी वही चीज हो गई, अप्रोप्रिएशन बिल के जैसे हो गई, जिसमें कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितना पैसा निकालेंगे एक साल में उसका एस्टिमेशन सबमिट करते हैं। ये सारी चीजें काफी लिंक्ड है, इनको एक्सक्लूसिव वे में नहीं देखा जा सकता। डिमांड फॉर ग्रांट भी क्या चीज है, पैसा कहाँ से निकलता है, हमेशा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, तो उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत है। तो उस अप्रूवल को लेने से पहले काफी चीजें पार्लियामेंट में अप्रूव करानी पड़ती है। पार्लियामेंट को बताना होता है कि आप ये पैसे को कहां यूज करोगे, एक रफ एस्टिमेशन देना होता है कि आप ये पैसे का खर्चा कहां करोगे। वो डिमांड फॉर ग्रांट के फॉर्म में भी देते हैं और वो एप्रोप्रिएशन बिल के फॉर्म में भी देते हैं। अब देखो, और इसके अंदर एक और चीज होती है, इट इंक्लूड्स एस्टिमेशन ऑफ ग्रांट्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इट इज जनरली वन डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेजेंटेड। देखो इतनी सी बात है, डिमांड फॉर ग्रांट के अंदर एस्टिमेशन भी होता है। किस चीज का एस्टिमेशन होता है कि हमें कितना खर्चा करेंगे। अब गवर्नमेंट के खर्चे के अंदर जो गवर्नमेंट हर एक स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है वो भी इंक्लूड होता है। भाई पूरे साल में हर स्टेट गवर्नमेंट को, इतने सारे स्टेट गवर्नमेंट है, उन सबको पैसे देने होते हैं। उन सब पैसों को भी वो अल्टीमेटली है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही ना, तो वो सारे पैसे भी डिमांड फॉर ग्रांट के अंदर मेंशन्ड होते हैं। वो सारे पैसे भी अपने डिमांड फॉर ग्रांट के अंदर मेंशन्ड होते हैं। तो देखो अपन ने अभी तक क्या क्या कर लिया, एक तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये देख लिया, ये सारी चीज़ों का हमारी इनकम कितनी है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है ये इसमें दिखाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, जिसमें से गवर्नमेंट पैसे निकालती है पार्लियामेंट के अप्रूवल से। पब्लिक अकाउंट क्या होता है, ये हमारे पैसे होते हैं पर गवर्नमेंट यूज़ करती है और जब हमें ज़रूरत होती है गवर्नमेंट इसको लौटा देती है। कंटीजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड होता है जिसमें प्रेसिडेंट अप्रूवल देता है और बाद में पार्लियामेंट पास कर देता है उस अप्रूवल को। 500 करोड़ का फंड होता है। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने से पहले पार्लियामेंट में एप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना पड़ता है। फाइनेंस बिल क्या होता है, कोई भी टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं तो फाइनेंस बिल हमेशा लोकसभा के अंदर पास करवाना पड़ता है विद इन 75 डेज। और डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, ये वही बात है कि एस्टिमेशन गवर्नमेंट रखती है कि हमें इतने पैसे चाहिए, हम इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, हम राजस्थान को इतना देंगे, हम महाराष्ट्र को इतना देंगे। ये सारी चीजें डिमांड फॉर ग्रांट के अंदर होती है। तो अपन ने ये कर लिया। अब इसके बाद जो चीज है ना वो रिपीटेड है, इसके बाद ये वाली चीज रिपीटेड है। अपना चैप्टर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखो रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल और कर लेते हैं, फिर अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखो रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये समझना है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, इस पर आगे के 5 पेज बेस्ड है और इसमें कुछ भी नहीं है, अभी हम समझते हैं। देखो क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो सिर्फ इतना सही है कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब है कि रेगुलर, रेवेन्यू का क्या मतलब है, रेगुलर। कैपिटल का क्या मतलब होता है, ट्रिक समझो, कैपिटल का मतलब है समटाइम्स और कभी कभार। रेवेन्यू का मतलब है हमारा रेगुलर और कैपिटल का मतलब है कभी कभार। तो जो हमारी रेवेन्यू इनकम होती है वो कौन कौन सी होती है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है जो हम रोज करते हैं, रेगुलर का मतलब क्या, रोज करते हैं या जो हमारा फिक्स होता है। तो रेवेन्यू इनकम, सेल्स से इनकम तो आनी है, ये नहीं पता कितनी आनी है, पर सेल्स से जो इनकम आनी है ये हमारी रेगुलर बेस पर है। सेल्स से जो हमारा प्रॉफिट होना है वो हमारा रेगुलर बेस पर है। इंटरेस्ट जो हम बैंक में मनी देते हैं उससे इंटरेस्ट आता है वो हमारा रेगुलर टाइम पर है। और जो हम कभी कभार अपनी चीजों को रेंट पर देते हैं, हमारा घर रेंट पर देते हैं, उसमें पर मंथ का रेंट आना रेगुलर है। तो रेगुलर इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम क्या होता है जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, इनकम बोले तो आना, एक्सपेंडिचर मतलब जाना। इनकम बोले तो आना, एक्सपेंडिचर बोले तो जाना।
तो जो रेवेन्यू का मतलब है, रेवेन्यू का मतलब है रेगुलर। रेगुलर कौन सा पैसा आ रहा है, सेल्स हो रही है उससे पैसा आ रहा है। डिविडेंड, शेयर्स के अंदर जब प्रॉफिट को अपन सब लोगों में बांट देते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड आ रहा है। इंटरेस्ट आ रहा है, रेंट आ रहा है, जा क्या रहा है, ऑफिस, अगर हमने ऑफिस किराए पर ले रखा है तो हमारा ऑफिस का रेंट जा रहा है हर महीने, लोगों की सैलरी जा रही है, एम्प्लॉयज की सैलरी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, वाटर बिल जा रहा है, सारी चीजें जा रही है। तो जो रोज जाती हो, जो हमेशा जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू इनकम। जो आती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मतलब समटाइम्स। कैपिटल इनकम क्या हुआ, इनकम का बोले तो सेल ऑफ अ बिल्डिंग। मैंने अपनी गाड़ी बेची, मैंने अपनी बिल्डिंग बेची, मैंने अपनी कंपनी का ऑफिस बेचा, उससे मेरे को पैसा आया। इनकम का बोले तो मतलब क्या होता है, आया। तो किससे आया, कोई चीज बेचकर आया। मैं अपनी गाड़ी बार बार थोड़ी बेचूंगा, मेरे पास 10 गाड़ी है तो जो एक गाड़ी मैंने बेची वो तो मैंने एक ही बार बेची ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभार, समटाइम्स, ओकेजनली बोल सकते हैं, वन टाइम बोल सकते हैं। उससे जो पैसा आ रहा है उसको अपन बोलते हैं कैपिटल इनकम। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा मशीन खरीद कर, कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर कर, कोई प्लॉट खरीद कर, कोई हमारी गाड़ी खरीद कर जो हम पैसा लगा रहे हैं, जो हमारा पैसा जा रहा है, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे, चैप्टर कंप्लीट है। लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। बहुत सिंपल है, टेक्निक से समझो। रेवेन्यू का मतलब रेगुलर, कैपिटल का मतलब कभी कभार, रेवेन्यू इनकम का मतलब आना, किस चीज का आना, सेल से इनकम आना, प्रॉफिट से इनकम आना, इंटरेस्ट से इनकम आना, रेंट से इनकम आना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जाना, कब जाना, रेगुलर इंटरवल्स में जाना। क्या चीज जाना, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाना, हर महीने एम्प्लॉयज की तनख्वाह जाना, हर महीने ऑफिस का रेंट जाना। कैपिटल इनकम मतलब आना, क्या आना, हमने कुछ बिल्डिंग खरीदी उससे पैसा आया, उससे पैसा आया। हमने बिल्डिंग बेची उससे पैसा आया। हमने कुछ असेट बेचा उससे पैसा आया। हमने कोई ओल्ड फर्नीचर बेचा उससे पैसा आया। ये सब क्या है, कैपिटल इनकम, जो ओकेजनली होती है, कभी कभार होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमने कुछ खरीदा, हमने एसेट का क्रिएशन करा। तो रेवेन्यू का मतलब रेगुलर, और कैपिटल का मतलब होता है असेट से रिलेटेड। मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी बेची, ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारा रेवेन्यू और कैपिटल में फर्क आ गया। अब इधर देखो, रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीव्ड। रेवेन्यू रिसीव्ड बोले तो रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, आना, इनकम होना। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीव्ड इनकम रेगुलर तौर पर किससे होती है, जो हम टैक्सेस देते हैं उसके रूप में गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम होती है, आता है पैसा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेगुलर इंटरवल्स में पैसा जाता है। गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जाता है, इंटरेस्ट में जाता है, सब्सिडरीज देने में जाता है, लोगों को, एम्प्लॉयज को सैलरी देने में जाता है। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऑल द रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर दैट इन जनरल डू नॉट रिजल्ट इन द सेल और क्रिएशन ऑफ एसेट्स आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट का क्या मतलब होता है, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर दो आते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू का मतलब है जो कि रेगुलर टाइम पे पैसा आ रहा है। पैसा कैसे आ रहा है, टैक्सेस से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है, इनकम टैक्स से आ रहा है। रेगुलर इंटरवल्स में पैसे कैसे जा रहा है, सैलरीज के तौर पे जा रहा है। तो इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू अकाउंट बोलते हैं। और ये असेट का क्रिएशन और नहीं करता। असेट का कहां पर इन्वॉल्वमेंट है, असेट का हमारा कैपिटल में इन्वॉल्वमेंट है। गाड़ी बेचना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, तो इसमें असेट का कोई रोल नहीं है और इसमें असेट का रोल होता है। अब देखो, कैपिटल मतलब समटाइम्स। रिसीव्ड बोले तो पैसे आना, पैसे आना, किससे आना, हमने कोई प्रॉपर्टी बेची, हमने लिक्विडेशन कर दिया असेट का, तो गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेचे। तो कुछ भी हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची, असेट बेचा, उसको, उससे जो पैसा आता है उसको अपन बोलते हैं कैपिटल रिसीव्ड। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ मतलब हमने कुछ खरीदा, हमने कोई असेट खरीदा, हमने प्रॉपर्टी खरीदी, हमने लैंड खरीदा, या फिर हमने किसी को लोन दिया जिससे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इसको भी अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सुनो मेरी बात, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। रेवेन्यू मतलब रेगुलर इंटरवल्स पर,
रिसीव्ड मतलब आना, क्या आना, पैसे आना। एक्सपेंडिचर मतलब पैसे जाना रेगुलर इंटरवल्स पर। कैपिटल रिसीव्ड मतलब असेट का क्रिएशन, असेट से हमने कुछ बेचा, लिक्विडेशन करा हमने असेट का, उससे जो पैसा आया उसको अपन बोलते हैं रिसीव्ड। एक्सपेंडिचर मतलब हमने कुछ असेट खरीदा, हमने क्रिएशन करा असेट का, उससे अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठंडे माइंड से सुनना, दोबारा वीडियो अगर समझ में नहीं आए समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे चलो, ये हो गया। अब सुनो मेरी बात, बजट को प्रिपेयर कर लिया, कौन प्रिपेयर करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करती है, और लास्ट में उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करते हैं। लास्ट में उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करते हैं। अब देखो मेरी बात, ये दोबारा बस खत्म हो गया ये चैप्टर, इसमें और कुछ नहीं बचा, सिर्फ थोड़ी सी चीजें और देख लो। देखो मेरी बात, रेवेन्यू कैपिटल, ये दोबारा वही आ गया, मतलब अब ये रिपीट होगा। रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है। रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट के अंदर हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड भी आता है, और रेवेन्यू, देखो मेरी बात, रेवेन्यू बजट में क्या आता है, रेवेन्यू रिसीव्ड भी आता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, रेवेन्यू बजट बोल दो, रेवेन्यू अकाउंट बोल दो, ये सारी चीजें इसका फुल नाम हो गया। इट रिकॉर्ड्स ऑल द रेवेन्यूज बाय फॉर्म ऑफ रिसेप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ये चीज हो गई। अब मेरी बात सुनो, इसमें एक्सपेंडिचर, सैलरी, सब्सिडीज में हो गए, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सुनो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर हम पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं जितना हम कमा रहे हैं, अगर हम पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब पैसे खर्च करना, और इसका मतलब इनकम। अगर हम ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो जो उनका डिफरेंस है ना, उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। तो इतनी चीज ध्यान रखना, एमसीक्यू में यह आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो एक्सपेंडिचर जितना हम खर्च कर रहे हैं उसका अगर माइनस अपन करेंगे, हमारा रिसीप्ट माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, कैपिटल बजट क्या होता है, कैपिटल बजट में क्या होता है, वही चीज आ गई। कैपिटल बजट में हमारी कैपिटल रिसीव्ड आ गई और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, कैपिटल इनकम आ गई, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, वही चीज है। वो जो अपन ने पीछे पढ़ा है ना, उनका एक यूनाइटेड नाम दे दिया, ये जो पीछे पढ़ा है ना इसका नाम दे दिया, रेवेन्यू बजट दे दिया, कैपिटल बजट दे दिया, बाकी चीजें वही है, दोनों सेम ही है, बस इन्होंने इन चीजों को एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है। आगे देखो, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में क्या आता है, असेट खरीदना। एक्सपेंडिचर मतलब हम पैसे देकर कुछ खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, या फिर हम किसी को लोन दे रहे हैं जिससे कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हो, ये एक्सपेंडिचर में आ गया। अब देखो, कैपिटल रिसीव्ड में 2-3 एडिशन चीजें आई है, उन चीजों को ध्यान रखना और ज्यादा प्लीज दिमाग मत लगाना। कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल रिसीप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम कुछ अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, हम कुछ चीज़ों को बेच रहे हैं, हम अपनी असेट बेच रहे हैं। रिसीप्ट का मतलब क्या हुआ, मेरे को बताओ। रिसीप्ट का मतलब होता है इनकम जनरेट होना। इनकम कैसे जनरेट होएगी, इनकम कैसे आएगी, जब हम अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, हम अपनी असेट बेचेंगे। तो या तो ये अपन पहले पढ़ चुके, सेलिंग ऑफ स्टेक इज नोन एज कैपिटल रिसीप्ट, पर इसमें 3 और आते हैं। 3 और कैसे आते हैं, ये मतलब रेजिंग लोन फ्रॉम पब्लिक, अगर हम पब्लिक से लोन लेस कर रहे हैं उसको मार्केट लोन्स बोलते हैं, वो भी कैपिटल रिसीप्ट में आता है, वो भी कैपिटल रिसीप्ट में आता है। अगर हम गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो कर रहे हैं वो भी कैपिटल रिसीप्ट में आता है। अगर हम लोन ले रहे हैं फॉरेन बॉडी से तो वो भी कैपिटल रिसीप्ट में आता है। देखो मेरी बात, मेरे को लग रहा है समझ में नहीं आया, बहुत ढंग से समझाया, वीडियो दोबारा देखो आ जाएगा। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल पे, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेगुलर टाइम इंटरवल में। रिसीप्ट का मतलब होता है आना, रिसीप्ट का मतलब क्या होता है, आना। क्या रेगुलर इंटरवल्स में आता है, टैक्सेस आते हैं। क्या रेगुलर इंटरवल में जाता है, सैलरी जाती है। क्या कभी कभार जाता है, कोई अपन प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उससे जो पैसा आता है उसको अपन बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। और रेगुलर इंटरवल्स में अपन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्रिएशन करते हैं, उसके लिए जो पैसे हम देते हैं, पैसे जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इन दोनों को क्या बोल दिया, कैपिटल, इन दोनों को मर्ज करके क्या बोल दिया, कैपिटल बजट बोल दिया। इन दोनों को मर्ज करके क्या बोल दिया, रेवेन्यू बजट बोल दिया। बस यही कॉन्सेप्ट है, अब चीजों का एडिशन होगा, थोड़ा थोड़ा होगा और ये चैप्टर कंप्लीट है। जो हमारा कैपिटल रिसीप्ट है ना, उसमें लोन अपन लेते हैं ना, लोन अपन आरबीआई से लेते हैं, लोन अपन फॉरेन बॉडी से लेते हैं, डब्ल्यूएचओ से लेते हैं, लोन
लोन हम पब्लिक से रेस करते हैं मनी, उन सबको भी कैपिटल रिसीप्ट के अंदर गिना जाएगा, उन सबको भी कैपिटल रिसीप्ट में गिना जाएगा। तो हमने कैपिटल बजट कर लिया। अब देखो एक्सपेंडिचर बजट क्या हुआ, एक्सपेंडिचर बजट भी वही हो गया कि इट इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर बजट में क्या करा, इसका एक्सपेंडिचर और इसके एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करके इन लोगों ने एक्सपेंडिचर बजट बना दिया। इसके एक्सपेंडिचर और इसके एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करके इन्होंने हमारा एक्सपेंडिचर बजट बना दिया। एक्सपेंडिचर बजट में क्या हो गया, जहां पर भी हम पैसा दे रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे कि ऑफिस रेंट पे हम पैसा दे रहे हैं, सैलरी में पैसा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पैसा दे रहे हैं, हम परचेज ऑफ लैंड में पैसा दे रहे हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, हम मनी स्पेंड कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं एक्सपेंडिचर बजट। अब देखो इट रेफर्स टू द एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इट इज प्रेजेंटेड अंडर प्लान एंड नॉन प्लान वे। मतलब एक्सपेंडिचर बजट में दो कैटेगरी होती है, एक का नाम है प्लान कैटेगरी और एक का मतलब है नॉन प्लान कैटेगरी। प्लान का मतलब जिसका एस्टिमेशन पॉसिबल है, नॉन प्लान का मतलब यार अभी प्लान नहीं है पर हम एक्सपेंड तो करेंगे ना, पूरे साल में हम इस स्कीम में पैसा खर्च करेंगे पर अभी हमें पता नहीं है कि हमें कितना खर्च करना है, इसे अपन बोलते हैं प्लान और नॉन प्लान वे। और डिमांड फॉर ग्रांट बाय गवर्नमेंट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर बजट। डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट अपना एस्टिमेशन रखती है, उसको अपन एक्सपेंडिचर बजट भी क्यों बोलते हैं यार, उसमें भी गवर्नमेंट बता रही है कि हम कितना खर्चा करेंगे और एक्सपेंडिचर बजट में भी गवर्नमेंट ये बता रही है कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा हम आने वाले साल में करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अपनी कंप्लीट हो गई। अब देख लो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, 10 मिनट का और चैप्टर बचा है। अब दोबारा मॉड्यूल में क्या हुआ, मेजर कंपोनेंट्स देकर इन लोगों ने रेवेन्यू रिसीप्ट निकाल दिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल दिया। रेवेन्यू बजट के अंदर वही चीज हो गई, टैक्स हो गया, नॉन टैक्स पेमेंट हो गया, सारी चीजें जो भी गवर्नमेंट को रेगुलर इंटरवल्स में आ रही है उसको अपन बोलेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट, जो गवर्नमेंट दे रही है उसको हम बोलेंगे सैलरी। और देखो बस ये कॉन्सेप्ट नया है, रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ये कॉन्सेप्ट नया है, मतलब जो पैसा आ रहा है और उतना जा रहा है, मतलब उनका जो सब्ट्रैक्शन है उसको अपन रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। ये अपन यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो मैं आपको दिखाऊं, रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था ना, ये रहा, बस वही है। रेवेन्यू को माइनस कर दो, जितना आ रहा है जा रहा है उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ये अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आए तो इतना ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर जितना हम कमा रहे हैं और जितना हम खर्च कर रहे हैं उसको माइनस कर दो, डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। ये कैपिटल बजट में भी वही दोबारा चीज दे रखी है, तो इसको रिपीटेशन हो गया, मैं मॉड्यूल में दिखा दूंगा, पूरा रिपीट कर रखा है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अब फिस्कल डेफिसिट और देख लो, फिस्कल डेफिसिट कितना सा, इतना सा, हमारा चैप्टर फिर कंप्लीट है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट की टोटल इनकम। गवर्नमेंट कितनी पानी में चल रही है, गवर्नमेंट कितना लोन लेकर चल रही है, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इट इज द गवर्नमेंट इनकम शॉर्टफॉल कंपेयर्ड विद इट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट कितना लोन लेकर चल रही है, कितना खर्चा कर रही है। आपकी इनकम है 100 रुपए की, आप ले रहे हो आईफोन, आप ले रहे हो एप्पल, आप ले रहे हो वन प्लस 50,000 के, तो आप डूबोगे ही ना। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, गवर्नमेंट कितनी घाटे में चल रही है, गवर्नमेंट कितना लोन लेकर अपनी जीडीपी को चला रही है, वो सारी चीजें क्या बताता है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम। ये वाली बात हो गई। अब देखो ये यूजुअली जीडीपी के टर्म्स में मेजर होता है, जैसे कि टोटल जीडीपी 200 लाख करोड़ है और हमारा जो डिफरेंस है इनकम और एक्सपेंडिचर का वो 5 लाख करोड़ का है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, 5/200 इंटू 100 क्या आएगा, 2.5% आएगा। आंसर क्या आएगा, 2.5% ऑफ जीडीपी। तो फिस्कल डेफिसिट किसमें अपन कैलकुलेट करते हैं, जनरली हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। और फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, जितना हम एक्सपेंड कर रहे हैं माइनस जितना हम कमा रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब देखो मेरी बात, जो हम कमा रहे हैं
उसके अंदर लोन इंक्लूड नहीं होगा। दोबारा सुनना वीडियो, सब समझ में आएगा। जो हम कमा रहे हैं उसमें लोन इंक्लूड क्यों नहीं होगा यार? अगर मैं लोन लेके अपनी चीज़ों को चला रहा हूँ तो फिस्कल डेफिसिट में वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। लोन लेना मतलब मेरी इनकम थोड़ी हो गई। लोन लेना कितना आसान काम है, उसको आप अपनी इनकम में नहीं जोड़ोगे। इनकम फिगर विल ओनली इंक्लूड टैक्सेस एंड अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज एंड एक्सक्लूड्स मनी बोरोड टू मेक अप द शॉर्टफॉल। जो हम मनी बैंक से बोरो करते हैं, जो गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है, जो गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा बोरो करती है, उसको हम इनकम के अंदर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि लोन लेना आपकी इनकम नहीं है। अगर हमें सही में नापना है ना गवर्नमेंट कितनी घाटे में चल रही है, उसका फिस्कल डेफिसिट चेक करो। एक्सपेंडिचर जितना वो एक्सपेंड कर रही है, जितना वो खर्चा कर रही है, और जो इनकम है उसकी, उसमें जो फर्क है ना, उससे काफी हद तक पता लगता है कि गवर्नमेंट कितना लोन लेकर अपने आप को सरवाइव करा रही है। गवर्नमेंट कितना लोन लेकर अपने आप को सरवाइव करा रही है। अब देखो फिस्कल डेफिसिट का ये फॉर्मूला हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किसके अंदर होता है? या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, माइनस टोटल इनकम। इनकम क्या होगी? या तो रेवेन्यू रिसीव्ड, रेवेन्यू इनकम होगी, या एक्सपेंडिचर इनकम होगी। पर हमने अभी, या कैपिटल इनकम होगी, पर हमने अभी पढ़ा कैपिटल इनकम में तो लोन लेना आता है, इसलिए लोन कैपिटल इनकम को इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। सिर्फ रेवेन्यू इनकम को इंक्लूड करा, और रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन्स वापस लौटाने से जो पैसा मिला, जो इंटरेस्ट मिला, और बाकी अगर किसी चीज़ों से आपको इनकम हो रही है, ये आपका फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हो गया। यह आपका फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हो गया। मैंने ये चैप्टर बहुत ढंग से समझाया, एक बार मॉड्यूल भी दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, एक बार अपन इसको रिवाइज कर ले। ओवरव्यू समझ में आ गया, ये सारी हिस्ट्री समझ में आ गई। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? पार्लियामेंट को बताते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, हमारी इनकम कितनी होगी, और इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं। 3 पार्ट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालते हैं तो पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, और ये गवर्नमेंट का चीफ फंड है, ठीक है, और इसमें सारा इनकम टैक्स और इससे गवर्नमेंट को पैसा आता है। पब्लिक अकाउंट मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, पैसा तो है हमारा, पर गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है, और जब हमें जरूरत हो या जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, गवर्नमेंट बाउंड है उस पैसे को वापस लौटाने के लिए। कंटीजेंसी फंड हमारा इमरजेंसी फंड हो गया। एप्रोप्रिएशन बिल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल को पास करवाना पड़ता है। फाइनेंस बिल कोई भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए लोकसभा में 75 डेज के अंदर ये बिल पास करवाना पड़ता है। डिमांड फॉर ग्रांट, आप अपना एस्टिमेशन देते हो कि आने वाले साल में हमें इतने रुपए की जरूरत पड़ेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इतने रुपए की जरूरत पड़ेगी, उसे अपन बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। हमें स्टेट को इतना पैसा देना है, हमें इसको इतना पैसा देना है, ये सारी चीजों का हम हिसाब किताब करते हैं। रेगुलर इनकम, रेगुलर रिसीप्ट आ गई, रेवेन्यू, हमारा एक्सपेंडिचर आ गया जो हम रोज रेगुलर डेज में करते हैं, कैपिटल आ गया, जो मैंने एग्जांपल दिखाया ना उनसे समझना, समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करा? इसके बाद हमने ये देख लिया, वही जो चीज थी ना रेवेन्यू रिसीप्ट वाली, उसको रिपीट कर रखा था और कुछ भी नहीं था। ये देखो उन चीजों को रिपीट कर रखा था, और एक रेवेन्यू डेफिसिट की टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी। और कैपिटल बजट के अंदर हमें ये पता लगा था, कैपिटल रिसीप्ट के अंदर अगर हम लोन बोरो कर रहे उस वो भी आते हैं, ये नई चीज पता लगी थी। एक्सपेंडिचर बजट में इसने दोनों के एक्सपेंडिचर को मर्ज कर दिया, और फिस्कल, ये दोबारा रिपीट कर दी वही चीज। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? हमारी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, हम कितना पानी में चल रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब एक बार है ना मॉड्यूल देख लो, देखो मेरी बात, मॉड्यूल देखो। मॉड्यूल में हमने क्या कर लिया? हमने ओवरव्यू ढंग से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने की टर्मिनोलॉजीज के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एएफएस भी बोलते हैं, कहीं एएफएस आए तो याद रखना। हमने कंसोलिडेटेड फंड कर लिया, हमने डिमांड फॉर ग्रांट कर लिया, हमने अप्रोप्रिएशन बिल कर लिया, हमने फाइनेंस बिल कर लिया, हमने कंटीजेंसी फंड कर लिया, हमने पब्लिक अकाउंट क्या होता है कर लिया। ये पैसा किसका होता है? पैसा हमारा होता है, गवर्नमेंट यूज करती है। रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आते हैं हमने ये ढंग से समझ लिए। कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आते हैं हमने ये ढंग से समझ लिए। हमने उसके बाद देखो ये सारी चीजें थ्योरी है, पढ़ लेना, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर दोबारा ये क्या आ गया, रेवेन्यू बजट आ गया। रेवेन्यू बजट के अंदर वही चीज़ को इन लोगों ने दोबारा रिपीट कर दिया कि कैपिटल बजट में क्या होता है, हम आरबीआई से लोन लेते हैं, ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट कर दी। फिर इन्होंने एक्सपेंडिचर बजट में दोनों बजट को प्लस करके बता दिया। फिर इन्होंने दोबारा रेवेन्यू बजट को रिपीट करा, मतलब 3 बार वही जो सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट समझ चुके ना, उसको ही उसी लैंग्वेज में रिपीट कर रहे हैं। इनको पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। फिर कैपिटल बजट आ गया, वही चीज़ दोबारा। कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लोन रेज करते हैं हम गवर्नमेंट से, वो सारी चीज़ें कैपिटल रिसीप्ट के अंदर आती है। अब देखो लास्ट में हमारा फिस्कल डेफिसिट आया। फिस्कल डेफिसिट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसमें टोटल इनकम में से हमारी टोटल एक्सपेंडिचर से हमारी टोटल इनकम माइनस करते हैं, एक्सक्लूडिंग द लोन्स। जो लोन्स बोरो करते हैं वो हमारी इनकम में नहीं होते, क्योंकि वो हमारी इनकम नहीं है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला देख लिया फिजिकल डेफिसिट का, और ये हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये हमने एक एग्जांपल देख लिया जो अपन ने 20 लाख करोड़ समथिंग का करा था, ये हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इसके क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है चैप्टर के। इफ द रेवेन्यू एक्सपेंस इज मोर देन द रिसीप्ट, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस ज़्यादा होगा रिसीप्ट से, तो मैंने आपको कौन सी टर्म बताई थी ध्यान रखने को, रेवेन्यू डेफिसिट ध्यान रखाई थी। और अगर हमारा एक्सपेंस इन टोटल ज़्यादा होगा तो वो फिस्कल डेफिसिट के अंदर आ जाएगा। अब देखो डैश रिकॉर्ड्स ऑल द रेवेन्यू रिसीप्ट, सारी रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिला के क्या बना है, रेवेन्यू अकाउंट बोल लो या रेवेन्यू बजट बोल लो, ठीक है। ये अपन कर चुके। रेवेन्यू बजट तो हेडिंग का नाम है, जाके देखना एक बार पीछे। गवर्नमेंट रिसीप्ट्स विच नीदर क्रिएट असेट नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी, जो असेट का क्रिएशन किस में होता है, कैपिटल में होता है। तो रेवेन्यू के अंदर असेट का क्रिएशन नहीं होता, तो जो जिसके अंदर एसेट का क्रिएशन नहीं होता उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। आगे चलो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट में कौन सा नहीं आता, रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब रेगुलर इनकम आ रही है, कहाँ से आ रही है, टैक्स से आ रही है, इनकम टैक्स से आ रही है, जीएसटी से आ रही है, सारी चीज़ों से आ रही है। पर अगर हम लोन फ्रॉम आरबीआई ले रहे हैं, ये किस में आता है, ये हमारा कैपिटल रिसीप्ट के अंदर आता है। मैंने कहा था लोन आरबीआई से लेना, लोन पब्लिक से रेज करना, ये सारी चीज़ें किस में आता है, कैपिटल रिसीप्ट के अंदर आता है। और लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपनी ये वीडियो खत्म हो गई, ठीक है, चैप्टर ओवर हो गया। पेमेंट ऑफ सैलरीज, सैलरीज रेगुलर फॉर्म में पेमेंट करनी होती है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो अपन ने इस चैप्टर के एमसीक्यूज कर लिए, इस चैप्टर के नोट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, लिंक नीचे दे रखा है, ज्वाइन करो, सब कुछ फ्री है। हमने इस चैप्टर को इन टोटल पूरा कवर कर लिया। रिवीजन करते रहो, कोई डाउट हो मेरे से पूछना। और देखो अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उससे एक इनर मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और बाकी इको के चैप्टर भी जल्द आने वाले हैं।